हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं रोटेटिंग फ्रेम। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो रोटेटिंग फ्रेम के बारे में हमें समझना है, क्योंकि इसी से आगे हम एक थोड़ा सा एक रियलिस्टिक किस्म के फिक्शियस फोर्स की, कोरिलेसिस फोर्स की, जिसके कि आपको सिलेबस में भी है और मौसम मौसम पे कैसे कोरिलेसिस फोर्स का असर होता है उसको भी हमें समझना है। सबसे पहले हम सोचें कि मान लीजिए हमारे पास एक फ्रेम है। जैसा कि हमने फ्रेम के लिए कहा है, एक ये फ्रेम है, ये एक्स माने, इसको वाई माने, और वर्टिकल आपकी ये जेड एक्सिस है। यहाँ से किसी पॉइंट पी पर की बात हो रही है। अब अगर हम इस पूरे को घुमा दें, अगर हम घुमाएं तो हमारा जो फ्रेम होगा वो रोटेट कर जाएगा। तो रोटेट करने का मतलब है, अब आपके पास जो नया वाई है इसको कहेंगे वाई डैश, ये इधर आ गया। ओके, उसी तरह से जेड एक्सिस भी घूम जाएगी। जैसे ये घूमा इधर तो ये भी घूमेगा इधर, ये आपके पास हो जाएगा जेड डैश, और ये भी घूम जाएगी इधर, और ये आपके पास हो जाएगा एक्स डैश। तो इमेजिन करने की कोशिश करें कि आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस थी, और जो पॉइंट पी से होकर के जो लाइन जा रही है, मान लो इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से पी तक की आर है। इसके अबाउट आपने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमा दिया, तो जो हमारा वाई था वो शिफ्ट होकर के वाई डैश पे चला गया, जेड था जेड शिफ्ट डैश हो गया, शिफ्ट हो गया जेड डैश हो गया, और एक्स जो था वो शिफ्ट होकर के एक्स डैश हो गया। इस तरह का हमारे पास एक रोटेशन हुआ है। अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें भी सोच लेंगे, समझ लेंगे। जैसे एक्स था तो इसका यूनिट वेक्टर कितना था, आई कैप था। वाई था तो इसका यूनिट वेक्टर कितना था, जे कैप था। जेड था तो इसका यूनिट वेक्टर कितना था, के कैप था। अब चूंकि आपने इसको बदल दिया है, रोटेट कर दिया है, तो एक्स डैश का हो जाएगा आई डैश, आई कैप डैश। वाई का हो जाएगा जेड कैप डैश, और के हो जाएगा के कैप डैश। तो कुल मिला के आपने डैश क्वांटिटी के साथ रिप्लेस कर दिया। तो अब अगर हम कहें कि हमारे पास ये एस जो था, जो ओरिजिनल वाला था, ये एस फ्रेम था, और रोटेट करने के बाद जो ये बना वो एस डैश फ्रेम है। ठीक है, एस फ्रेम कौन सा था, एक्स वाई जेड। तो एस का मतलब है कि एक्स वाई जेड वाला जो फ्रेम था वो एस फ्रेम था, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश वाला जो फ्रेम है वो एस डैश फ्रेम है। आप यहाँ पर एक साफ साफ चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे यही चीज़ लिखनी है आपको कि एक्स वाई जेड एक इनर्शियल फ्रेम है, और इसको एस कह रहे हैं। दूसरा फ्रेम एस डैश है, जो कि रोटेट करने की वजह से हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, आर तो बदल नहीं रहा है, तो आर की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी। आर की वैल्यू लिखी जाएगी एक्स टाइम आई कैप, वाई टाइम जे कैप, जेड टाइम के कैप। ये आपने आर की वैल्यू लिखी, लेकिन रोटेट करने के बाद भी आपका आर वही है, आपके आर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और आपका आर एक्स डैश आई कैप डैश, वाई डैश जे कैप डैश, जेड डैश के कैप डैश, इन दोनों में एक ही है। आर की वैल्यू दोनों में सेम है, आप देख रहे हो आर की वैल्यू सेम है। तो चलो ऐसा करते हैं कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, इस इक्वेशन को, इसको करें डिफ्रेंशिएट इक्वेशन, मान लो इसको 1 कहते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में इसको हम डिफरेंशिएट करें तो ये आपको हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो आपको क्या क्या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मान लीजिए एक्स डैश आई कैप डैश, वाई डैश जे कैप डैश, एक्स वाई जेड, जेड कैप एक्स डैश। इसको आप डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो ये ऐसे डिफरेंशिएट होगा। अब हमें एक्स भी डिफरेंशिएट करना है, आई कैप भी डिफरेंशिएट करना है, जो कि दोनों ही टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा डेक्स डेल एक्स डैश डी टी आई कैप डैश, वाई डैश बाई डी टी जेड कैप डैश, जेड डैश बाई डी टी के कैप डैश, और उसके बाद अगर आप लिखोगे तो एक्स डैश आई कैप बाई डी टी, फिर वाई डैश जेड आई के बाद जे कैप डैश डी टी, और जेड डैश बराबर जेड के कैप डैश बाई डी टी। तो आपने खास बात देखी, आपने पहले तो एक्स वाई डैश जेड डैश को टी के साथ डिफ्रेंशिएट किया, और दूसरी बार में आपने आई कैप डैश जेड कैप डैश इनको डिफ्रेंशिएट किया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डैश। अब यहाँ डॉट का मतलब है टाइम डेरिवेटिव, तो आई कैप, ऐसे ही आप लिख सकते हो वाई डॉट कैप जे कैप।
आप लिख सकते हो जेड डॉट कैप के कैप, और यहाँ पर आपको ऐसे ही लिख देना है डेल आई डैट डी टी वाई डैश जेड जे कैप डी टी और जेड डैश जेड के कैप डैश डी टी। तो इस तरह से बच्चा आपके पास डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकल आई। एक्चुअल में ये वेलोसिटी हमारे पास निकलने वाली, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर आर डैश डॉट। अब हमको यहाँ से लीनियर वेलोसिटी की बात करनी है, तो ठीक है। तो अब हम आते हैं, अब हम अपने अगले टॉपिक, अब यहाँ पे आगे हम कैसे करेंगे। सो वी हैव बाय definition of linear velocity, by definition of linear velocity आपको मालूम है कि डी आर बाई डी टी, यानी कि बेसिकली आप v की बात कर रहे हैं, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा क्रॉस आर, ये वैल्यू होती है v की। तो आपके पास यहाँ से आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर कोई वेक्टर है, इसे देखो ना, यहाँ वेक्टर आर है तो यहाँ भी वेक्टर आर है, तो इसका मतलब है अगर हमारे पास डी आई कैप बाई डी टी है तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप। देखो यहाँ पर से आर है तो ओमेगा क्रॉस आर लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी, तो आई कैप डैश को डी बाई डी टी करोगे तो ओमेगा इंटू आई कैप डैश लिख सकते हो। ऐसे ही जे कैप डैश को डी टी के साथ करोगे तो आप लिख सकते हो ओमेगा क्रॉस जे। आप के कैप डैश को लिख सकते हो ओमेगा क्रॉस के कैप डैश, इस तरह से लिख सकते हो। तो अगर इस तरह से लिख रहे हो तो इसका फाइनल मतलब ही क्या है, इसका मतलब है कि जहां आपने आर डॉट लिखा था वहां आपने लिखा था एक्स डॉट डैश आई डैश कैप, वाई डॉट डैश जे कैप डैश, जेड डॉट डैश के कैप डैश, यहाँ तक लिखा था। उसके बाद जहाँ आपने लिखा था एक्स डैश और जहाँ आपने डी आई कैप बाई डी टी लिखा था उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट आई डैश कैप। ऐसे ही आपने वाई डैश लिखा था और जहाँ पर डी आई जे कैप बाई डी टी था जो पीछे पेज में मैंने लिखा है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश। ऐसे ही आप जेड डैश के साथ लिख सकते हो ओमेगा क्रॉस के कैप डैश। तो इस तरह से हमने आर डॉट की वैल्यू निकाल ली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हमारे सामने बन रही है। इसमें हम एक चीज़ और देख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स डैश है, इसको हम अब यहाँ पर हम अलग से, अब यहाँ पर एक चीज़ अलग से करते हैं कि हम लिख सकते हैं कि जहाँ एक्स डैश ओमेगा क्रॉस आई कैप है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस एक्स डैश आई डैश कैप। ऐसे ही आप वाई डैश ओमेगा क्रॉस जे कैप को लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस वाई जे कैप, और जेड कैप ओमेगा क्रॉस के कैप को लिख सकते हो ओमेगा क्रॉस जेड डैश के कैप डैश। तो एक साथ आपने यहाँ पर कर दिया, यही आपने एक खास बात यहाँ पर की है। तो इसका मतलब ये निकल के आ सकता है कि अगर कहीं पे लिखा है, अगर कहीं पर ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है जिसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको कैसे लिख सकते हो। इसका मतलब है अगर आपको एक्स डैश ओमेगा क्रॉस आई प्लस वाई डैश ओमेगा क्रॉस जे कैप, कैप देखिएगा है, और जेड कैप ओमेगा क्रॉस के ये है, तो इसको आप लिख सकते हो ओमेगा क्रॉस एक्स डैश आई कैप डैश वाई डैश जे कैप डैश जेड डैश के कैप डैश, जो कि असल में और कुछ नहीं है, ओमेगा क्रॉस आर ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी आर के बराबर ही होती है। तो इसका मतलब ये निकल के आया आपका ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम इसको इक्वेशन नंबर ए माने तो इस इक्वेशन नंबर ए में आपको क्या रखने की, आपको क्या दिख रहा है कि आपको जहाँ आर डॉट मिला है उस आर डॉट पर आप क्या लिख सकते हो, एक्स डॉट डैश आई कैप डैश वाई डॉट डैश जे कैप डैश जेड डॉट डैश के कैप डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये एक चीज़ है। अब इसको हम एक खास तरीके से फिर से अब लिखने वाले हैं, लिखने ये वाले हैं कि ये जो आपने लिखा है आर डॉट डैश और इसके बाद फिर आपने लिखा एक्स डॉट डैश आई
वाई डॉट डैश जे कैप जेड डॉट डैश के कैप डैश, एक तो ये पूरी क्वांटिटी है, प्लस आपने लिखा है ओमेगा क्रॉस आर, ये क्वांटिटी है। तो बेसिकली ये जो है आर डैश यानी कि आर डॉट डैश, दिस इज कॉल्ड द डी आर बाई डी टी, और इसे कहेंगे, इसको हम नाम देंगे, इसे नाम दिया जाएगा लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये लीनियर वेलोसिटी है। और आपने ये जो दूसरा लिख रखा है, ये जो पूरा क्वांटिटी है, इस पूरी क्वांटिटी को यानी कि एक्स डॉट डैश आई कैप, वाई डॉट डैश जे कैप डैश, जेड डॉट डैश के कैप डैश, इसको हम लिख सकते हैं डी आर डैश बाई डी टी, या लिख सकते हैं वेक्टर आर डैश डॉट। और ये क्या है, ये आपकी है लीनियर, इसको कहा जाएगा लीनियर वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम, क्योंकि ये डैश वाली क्वांटिटी रोटेटिंग के लिए आए हैं, इन रोटेटिंग फ्रेम, जो कि है एस डैश। तो जो आपके पास लेफ्ट साइड का ये टर्म है, ये है बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एस, और राइट साइड का पहला टर्म है विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, और ये तो ओमेगा क्रॉस आर है ही है। तो इससे लिखा क्या जा सकता है, सो वी में राइट, हम क्या फाइनली क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि अगर कहीं डी आर बाई डी टी है, ये कहाँ पर है, ये बॉडी के लिए है, ये मतलब हाँ ये कई सी स्पेस में है, ये है, तो इसको लिखा जाएगा डी आर बाई डी टी ऑफ बॉडी फ्रेम, यानी कि जो एस डैश वाली बात है इसको लिख रहे हैं, प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो आपके पास जो ये लिखा है कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, इसी को हम नाम दे रहे हैं कि ये स्पेस कोऑर्डिनेट में है, और जो ये है लीनियर वेलोसिटी इन रोटेटिंग विद फ्रेम एस, इसे कहेंगे कि ये बॉडी फ्रेम में है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा रहा है, यहाँ पर हमने बाहर बॉडी लगा दिया, तो यहाँ डैश लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर हमने अंतर समझाने के लिए स्पेस लिख दिया है। तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसको कि हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अभी देखो ये इस इक्वेशन में कुछ आर टर्म यूज हो रहा है, क्योंकि हम आर यूज करें चाहे आर डैश यूज करें एक ही चीज़ है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ रही है, यानी इसमें ऐसे लिख सकते हो कि अगर आप लीनियर वेलोसिटी निकाल रहे हो स्पेस में, तो वो होगा लीनियर वेलोसिटी इन द बॉडी फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इस फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि यही फॉर्मूला, इसको मान ले इक्वेशन नंबर बी और इसको मान ले इक्वेशन नंबर सी, जिनका कि हम लोग आगे यूज करेंगे। देखो आपको हो सकता है बड़ा डिफिकल्ट सा कुछ लग रहा हो, बट दिस इज हाउ ये जो रोटेटिंग फ्रेम वाली चीज़ें हैं हम लोग डील कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर बी को, यहाँ पे तो एक टर्म दिया है आर दिख रहा है, इक्वेशन नंबर बी को ऑपरेटर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो आप लिखोगे इन ऑपरेटर फॉर्म इक्वेशन बी गिव्स, इक्वेशन बी को कैसे लिख सकते हैं देखेंगे ध्यान से। तो क्योंकि हमारी इक्वेशन ऐसे थी, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ, तो ये था डी आर बाई डी टी इन स्पेस फॉर्म इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी इन बॉडी फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो इसका अभी तो मैंने अलग से लिखा है, ये चीज़ तो बस आपको याद दिलाने के लिए लिखी। तो यहाँ पे आप लिखोगे इन ऑपरेटर फॉर्म इक्वेशन बी कैसे लिखा जा सकता है, अगर आपके पास डी बाई डी टी है स्पेस में, तो इसको आप लिख सकते हो डी बाई डी टी इन द बॉडी फ्रेम इनटू ओमेगा ये हो जाएगा प्लस ओमेगा डैश क्रॉस। अब यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे खाली जगह है, जैसे यहाँ एक खाली जगह है, जैसे यहाँ एक खाली जगह है। तो यानी कि ये जो आप लिख रहे हो इसे कहा जाता है ऑपरेटर फॉर्म। अब एक खाली डिब्बा आप बनाओ ना बनाओ, मेरी सलाह रहेगी बनाओ नहीं, क्योंकि जनरल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। तो आपके पास ये तरीका है कि आपके पास कहीं पर भी अगर ये ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो डी बाई डी टी ऑफ स्पेस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बॉडी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो आपको मालूम है ऑल्सो वी नो, हमारे पास एक फॉर्मूला है, ऑल्सो वी नो कि वी स्पेस जो होता है इट इज इक्वल टू वी बॉडी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्यों ना करें इस क्वांटिटी के ऊपर हम अपना ऑपरेटर अप्लाई कर दें,
ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम मान लें, इसको पहले क्या माना था, इक्वेशन नंबर, ये हमारी सी थी, ठीक है, इक्वेशन नंबर सी है, और ये जो है इक्वेशन नंबर डी जो ऑपरेटर है। तो आप लिखोगे अप्लाई इक्वेशन डी ऑन इक्वेशन सी, इक्वेशन नंबर डी को इक्वेशन नंबर सी पे अप्लाई कर दो। यानी आपको लिखना है डी बाई डी टी ऑफ वी स्पेस और ब्रैकेट के बाहर स्पेस। इसे यहाँ पे इस डिब्बे की जगह पर आपने इक्वेशन वी वाली पूरी इक्वेशन रख दी। तो राइट साइड में क्या होगा, डी बाई डी टी, और यहाँ पर आपके पास आएगा वी स्पेस और बाहर आपके पास आ जाएगा बॉडी प्लस ओमेगा क्रॉस वी स्पेस। यानी आपने ये जो वी स्पेस की वैल्यू है इसको हर जगह रख दी, जहाँ जहाँ डिब्बा था इस डिब्बे की जगह पर आपने वी स्पेस रख दिया। तो आपने वही लिखा, वी स्पेस यहाँ लिखा, वी स्पेस यहाँ लिखा, वी स्पेस यहाँ लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, डी वी बाई डी जाएगा एक्सेलरेशन स्पेस, इसको नाम दी जाएगा एक्सेलरेशन स्पेस। यहाँ पर हम ओपन करेंगे कि डी बाई डी टी, और हमने वी स्पेस बाय क्या पढ़ा है, वी बॉडी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, और बाहर आप लगा रहे हो बॉडी प्लस ओमेगा क्रॉस, ये हो जाएगा वी बॉडी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन का एक बेहतर सा फॉर्मूला निकल के आ गया है। यहाँ पर अब इस पे अप्लाई करोगे तो आप लिख रहे हो डी बाई डी टी ऑफ वी बॉडी प्लस वी बॉडी, और प्लस आप इसमें अप्लाई करोगे तो डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, और बाहर आपने लिख दिया बॉडी, यहाँ भी बाहर लिख दोगे बॉडी प्लस ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस वी बॉडी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है वो बन गया। अब यहाँ पे जो कि बाहर बॉडी अंडर बॉडी है, तो इसको आप कैसे लिखोगे जरा देखिए। तो यानी कि आप लिख रहे हो कि एक्सेलरेशन इन स्पेस इज इक्वल टू डी वी बॉडी बाई डी टी, और फिर आपके पास एक टर्म है डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, फिर आपके पास एक टर्म है ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी, जिसके बाहर है लिखा बॉडी। और आपके पास क्या है, प्लस है ओमेगा क्रॉस आर। आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये वाला टर्म आपने कैसे लिख दिया, तो ज़रा हम पीछे जाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। भाई वी बॉडी तो ऐसे लिखा जाएगा ना, डी आर बॉडी बाई डी टी, तो वही हमने वहाँ पर लिख दिया है, ये लिखा है डी आर बाई डी टी बॉडी। अब देखो ये पूरा टर्म आपका जीरो होगा, क्यों? क्योंकि ओमेगा जो है आपने कहा है कांस्टेंट है, तो इसीलिए डी ओमेगा बाई डी टी भी आपका जीरो हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या है, स्पेस का जो एक्सेलरेशन है, दिस इज ऑल्सो। अब यहाँ पर डी वी बॉडी बाई डी टी क्या होगा, क्या हम इसको इस पूरे टर्म को ऐसे नहीं ले सकते, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके पास है ओमेगा क्रॉस वी, और जो कि बॉडी का ही, बॉडी फ्रेम में ही है, और इधर आपके पास और क्या है, एक मिनट, आपके पास यहाँ पर ओमेगा क्रॉस बी था, दो थे ना, इसमें आपके पास था ओमेगा डी आर बाई डी टी। ओके, एक कमी रह गई है, एक कमी यहाँ पर ये रह गई है कि आपको इसका डबल डिफरेंशिएशन करना था। एक बार ओमेगा को डिफरेंशिएट करना था, एक बार आर को डिफरेंशिएट करना था। तो आपने ओमेगा को डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर मैं आपको ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी ऑफ बॉडी। मतलब इसका जो है यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएशन होना था, एक बार डिफरेंशिएशन ओमेगा के साथ में हुआ इस टर्म के साथ में, और फिर आर के साथ में आपने किया था। जो ब्लू कलर का, ये जो येलो कलर का है, ये उसी को ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, तो आपके पास एक टर्म और है यहाँ पर, ओमेगा क्रॉस
डी आर बाई डी टी बॉडी। एक तो ये टर्म है, ओहो बार बार ये ऐसा हो जा रहा है, एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दो टर्म है, तो यानी कि आपके पास ये 2 आ गया। तो एक्सेलरेशन स्पेस बराबर एक्सेलरेशन बॉडी 2 टाइम ओमेगा क्रॉस वी बॉडी, और आपके पास तीसरा टर्म है ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा क्रॉस आर। तो फाइनली अगर मैं आपको लिखूं यहाँ पर, तो स्पेस फ्रेम में एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी फ्रेम में एक्सेलरेशन प्लस 2 टाइम ओमेगा क्रॉस वी इन द बॉडी फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये एक फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, और इसमें हर टर्म की हमको एक जानकारी मालूम है। यहाँ पर अगर हम इसको बात करें, यहाँ पर 2 ओमेगा क्रॉस आर इन द बॉडी फ्रेम, इसे जो है इस पर्टिकुलर टर्म को ओमेगा क्रॉस वी है, जो आर डॉट कर दो, वी कह दो या आर डॉट कर दो, हमने यहाँ पर आर डॉट का मतलब वी कहा, इसे नाम दिया जाता है कोरियोलिस फोर्स। इसको नाम देते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो ये वाला जो मैं एरो बना, जो वेव बना रहा हूँ, कोरियोलिस फोर्स है। और हमारे पास जो ओमेगा क्रॉस आर है, इसे कहा जाता है हमारा फेमस सेंट्रीपिटल फोर्स। इवन फोर्स नहीं हो, चूंकि एक्सेलरेशन में है, तो दिस इज द कोरियोलिस एक्सेलरेशन है ये, क्योंकि सारा डायमेंशन एक्सेलरेशन का है, और ये भी आपका एक्सीलरेशन है। तो प्यारो इस तरह से हमने 2 टर्म निकाल दिए, ये टर्म निकाल दिया, एक टर्म निकाल दिया। लेकिन आप कहोगे सर हमसे तो पूछा गया है कि फोर्स के बारे में बताओ, तो ठीक है, एक बार इसी चीज़ को एक बार पूरी तरह से लिख सकते हैं। तो आप ये एक फॉर्मूले के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा देखें। फॉर्मूला ऐसे है कि अगर आपसे कहा जाता है कि आप निकालिए एक्सेलरेशन इन इनर्शियल फ्रेम, तो अगर आपको इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि आपको ये वाला टर्म ए स्पेस निकालना है, तो किसके बराबर होगा? ये होगा ऑब्जर्व्ड एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम, ऑब्जर्व्ड एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम प्लस दूसरा टर्म कौन सा है? कोरियोलिस एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चा ये एक बहुत ही ज़रूरी सा हमारे पास कॉन्सेप्ट बन गया है, और इस कॉन्सेप्ट में हम देख रहे हैं कैसे हमारे इनर्शियल फ्रेम में, रेस्ट फ्रेम में, एस फ्रेम में जो एक्सेलरेशन है वो एस डैश फ्रेम का एक्सेलरेशन, और एक फिक्शियस फोर्स कोरियोलिस फोर्स, और एक और फिक्शियस फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और कोरियोलिस एक्सेलरेशन के मिला करके ये लिखाया गया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि सर क्या इसी में ही आगे हम कोरियोलिस फोर्स का भी रिलेशन निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए सो कैसे निकालते हैं, हम। तो हमें मालूम है कि द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स इन एस डैश फ्रेम इज, ये हम लोगों ने कैसे निकाला था? एफ डैश इज इक्वल टू एफ माइनस एफ ज़ीरो। इस तरह का एक फॉर्मूला मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया है। तो अगर हम हमारे पास जो फार्मूला है एक्सेलरेशन का, उसमें आप रखो, सो आप लिख सकते हो एम टाइप एक्सेलरेशन इन स्पेस इज इक्वल टू एम टाइप एक्सेलरेशन इन बॉडी प्लस एम टाइम 2 ओमेगा क्रॉस वी कह दें इन द बॉडी फ्रेम प्लस एम टाइम ओमेगा क्रॉस आर। आपको ये मालूम है कि F0 जो होता है यही हमारा फिक्शियस फोर्स है, जो कि हम लोग ने याद करो ये लिखा था कि F डैश यानी कि एक्सेलरेशन फ्रेम में आपको एक फिक्शियस फोर्स महसूस होगा F0, तो आपने भी ऐसे लिखा है। अब इसमें क्या करोगे, जैसे ये देखो ये वाला फ्रेम है, ये बॉडी फ्रेम का है, मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है। सो आपके पास इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि F डैश इज इक्वल टू, अगर आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा M A स्पेस
2 टाइम m ओमेगा क्रॉस v बॉडी माइनस m ओमेगा क्रॉस r। आपने क्या किया, देखो ये वाला जो फोर्स है ये स्पेस वाला फोर्स है, इनर्शियल फ्रेम का फोर्स है। तो ये इनर्शियल फ्रेम का फोर्स जो है ये F है, और जो ये जो पूरे फोर्स हैं ये कैसे फोर्स हैं, ये फोर्स है हमारे F0 वाले फोर्स हैं, और जो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का फोर्स है ये F डैश है। तो आपने इस पूरी क्वांटिटी को इस तरफ ले गए, तो वही चीज़ है कि इसको लिख दिया F डैश, और इस पूरे टर्म को लिख दिया ये M स्पेस, और इसको माइनस करके लिख दिया, यानी कि ये जो है आपके पास F डैश इज इक्वल टू F माइनस F0 के इक्वलेंट है। तो अब हमारे पास पूरा ये जो पूरा फोर्स है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कोरियोलिस फोर्स। सो हमारे पास, सो हेयर द कोरियोलिस फोर्स is -2 टाइम m ओमेगा क्रॉस v इन द बॉडी फ्रेम। ये जो पूरा है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन ये कोरियोलिस फोर्स का है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हो जाएगा -m ओमेगा क्रॉस r। अब यहाँ पे जो माइनस साइन है, देखो यहाँ पे माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन के साथ है, ये भी माइनस साइन के साथ है। ये जो माइनस साइन है इसका अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो हमारे पास फिक्शियस फोर्स में दो तरह के फोर्स हैं, कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, और इनके एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से आपको इस तरह से फॉर्मूले से कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात मिल जाएगी। अब माइनस साइन के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि इसका दूसरा काउंटर पार्ट जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जो माइनस साइन है ये सेंट्रीपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद अब जब ये आपने कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन देख लिया, तो अगला सवाल आता है कि आखिर कोरियोलिस फोर्स हमको बताता क्या है, कोरियोलिस फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, कैसे वेदर कंडीशंस को भी कोरियोलिस फोर्स से समझाया जा सकता है। ओके, हैव अ नाइस डे।